नमस्कार। जीवन जागरण में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था। 1947 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। 1947 से 1991 तक की कहानी को हमने पढ़ा था। आज हम 1991 के उदारीकरण अर्थात एलपीजी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। कहानी उस वक्त की है जब 1991 में एक गंभीर विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करते हुए पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिससे लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया। राज नियंत्रित उद्योगों की विदेशी और प्रौद्योगिक निवेशों के लिए खोला गया और अनुसूचित व्यापार प्रथाओं को विनियमित करने के लिए कदम उठाए गए। नई नीति ने दिखाया कि भारत पहली बार जीडीपी वृद्धि और औद्योगिक दक्षता को बढ़ाने के बारे में गंभीर हो गया था। जिन क्षेत्रों में यह देखा गया वे थे औद्योगिक लाइसेंस, विदेश निवेश, विदेशी प्रौद्योगिक और एमआरटीपी अधिनियम संशोधन। आइए जानते हैं औद्योगिक लाइसेंस के बारे में। जिन उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकता थी उनकी संख्या 1991 में घटकर 18 हो गई और 1999 तक यह 6 तक पहुंच गई। इनमें फर्मा, खतरनाक रसायन, गन पाउडर जैसी विस्फोटक, तंबाकू उत्पादक, मादक उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस और रक्षा उपकरण शामिल हैं। यह वास्तव में लाइसेंस राज का अंत था। विदेशी निवेश की बात करें तो पहली बार विदेशी संस्थाओं को किसी भारतीय उपक्रम में 51% की नियंत्रण हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी गई। इससे 47 उद्योगों पर लागू किया, जबकि निर्यात संस्थाओं को 74% तक की विदेशी हिस्सेदारी की अनुमति थी। भिन्न भिन्न रॉयल्टी शर्तों के साथ एकजुटता था। एक मुश्त 1 करोड़ रुपये पर तकनीकी हस्तांतरण समझौतों के लिए स्वचालित अनुमति दी गई थी। एमआरटीपी अधिनियम संशोधन की सीमाएं समाप्त कर दी गई और इसे 2009 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के साथ प्रतिस्थापित की गई। एसएसआई आरक्षण को घटाया गया। इस लघु क्षेत्र में 5 लाख रुपये से कम निवेश वाली इकाइयों के रूप में भी फिर से परिभाषित किया गया था, जिससे पहले से आरक्षित क्षेत्र उच्च निवेश आकर्षित कर सके। ये क्रांतिकारी कदम थे जिन्होंने 4 दशकों में निर्मित प्रणालीगत कमियों को दूर किया और 1991 के बाद भारत में उद्योग को पनपने में मदद की, जिससे एक ऐतिहासिक नीति बन गई। वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार लाए गए। 2011 में जारी एक रिपोर्ट में एशियाई विकास बैंक ने इसके बारे में बताया था। इसमें कहा गया था कि भारत विश्व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि भारत में वित्तीय विकास किस तरीके के हुए हैं। इस अध्ययन में 1991 के बाद वित्तीय क्षेत्र, सिक्योरिटीज, ऋण, विदेश मुद्रा आदि में आए परिवर्तन का उल्लेख किया गया और प्रत्येक में वैश्विक मानकों के लिए एक बड़े बदलाव देखे गए। उदाहरण के लिए सिक्योरिटी मार्केट में इसने भिन्न भिन्न क्षेत्रों जैसे रेगुलेटर, सिक्योरिटीज़ का रूप, उनके मूल्य निर्धारण, मध्यस्थ और डिस्क्लोजर मापदंड और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच आदि के लिए 2009 की स्थिति की तुलना 1992 की स्थिति से की गई। चलिए हम बात करते हैं आगे के बारे में कि विशिष्ट मध्यस्थ जैसे सेबी और कभी कभी एसआरओ द्वारा पंजीकृत और रेगुलेट इन्हें एक विशिष्ट पहचान भी दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी पहुंच दिन पर दिन बढ़ती गई। तो आप कह सकते हैं कि भारत ने केंद्र में सत्तारूढ़ दलों में बदलाव के बावजूद 1991 से बाजार संचालित अर्थव्यवस्थाओं का अनुसरण किया। इसके अनुरूप नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में वर्तमान सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देश में उद्यमिता की संस्कृति को बदलाव देने की कोशिश की है। इस प्रयास के तहत इसने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें से मेक इन इंडिया पहला है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्मित केंद्र में बदलना, और वही स्टैंड अप इंडिया
अभियान उद्यमिता और रोजगार सृजन का बढ़ावा देना चाहता है। आपने पहले कार्यकाल में मोदी ने काले धन के खिलाफ एक अभियान चलाया था और भारत की जटिल कर प्रणाली को सरल बनाने की कोशिश की। उन्होंने बड़े जनादेश के साथ दूसरे कार्यकाल के लिए दोबारा वोट दिया गया। अर्थव्यवस्था को मजबूत विकास की धुरी पर लाने के लिए अधिक सहायक उपाय। तो ये था 1991 की कहानी। अगले अध्याय में अर्थव्यवस्था की एक नई कहानी को लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।